Good morning, children. How are you? I hope that you all are very fine, feeling very relaxed because examination is already over. और मुझे ये भी आशा है कि आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। बच्चों, जैसे कि एग्जामिनेशन से पहले हम लोगों ने संस्थाओं का कामकाज यानी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर शुरू किया था और हमने उसमें बहुत सारे शीर्षक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में भी हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो शीर्षक है वो आपका राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बारे में है। हमने पिछले चैप्टर में राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, जो कि भारत की दूसरी शासकीय सबसे दूसरी महत्वपूर्ण शासकीय संस्था है, जिसको हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। अब कार्यपालिका के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों, ऐसे अधिकारियों का ही कार्यपालिका को हम कह सकते हैं कि अधिकारियों का ऐसा सामूहिक समूह जो कि सरकार के नीतिगत फैसले को एग्जीक्यूट करता है। यानी जो सरकार का नीतिगत फैसला होता है उसको उसको लागू करने का काम ये अधिकारियों का सामूहिक समूह करता है, जिसको हम कार्यपालिका कह सकते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था पाठ के शुरू में ही कि जो कार्यालय ज्ञापन शुरू में 1990 में आदेश आया, जिसके अंतर्गत जो है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग की जाति को 27% आरक्षण दिए जाने की बात थी। उसका जो आदेश आया था उस दस्तावेज को साइन करने वाले श्रमिक और शिकायत के जो कंप्लेन विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने सिग्नेचर किया था, लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ इस दस्तावेज पे सरकारी आदेश पे साइन किया था और ये प्रूव किया था, ये डिक्लेयर किया था कि यह एक सरकारी आदेश है जिसको लागू करना उनका काम है। तो यह कार्यपालिका है, तो इसको हम कार्यपालिका के नाम से जान सकते हैं। अब बच्चों जो है, अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका क्या है। और उससे पहले हम जान लें कि जो संघीय कार्यपालिका है, अब संगठनात्मक के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था कि संघीय व्यवस्था क्या होता है। संघीय व्यवस्था बच्चों वो शासन व्यवस्था है जिसमें दो प्रकार की सरकारें हैं, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और राज्य सरकार का जो होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री यानी राज्य का मंत्री। अब इस संघीय कार्यपालिका के भी बहुत सारे रूप होते हैं। यानी संघीय कार्यपालिका का मतलब है आपका केंद्र कार्यपालिका, यानी इसके भी बहुत सारे रूप हैं। ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, इसके भी बहुत सारे रूप हैं, जैसे उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये सभी इसी संघीय कार्यपालिका में आते हैं और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं और इनके चुनाव के तरीके भी अलग होते हैं। यद्यपि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का प्रधान होता है और लेकिन वो शक्तिहीन होता है, यानी उसके पास वो संवैधानिक रूप से सिर्फ उसको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर उसके नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में काम करते हैं, उसके नीचे फिर उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है और सबसे ज़्यादा अधिकारियों का प्रयोग और अधिकारों का प्रयोग वही करता है। और देश के शासन का उत्तरदायित्व भी जो है वो प्रधानमंत्री पर ही होता है। तो सरकार अपने नीतिगत जो निर्णय है वो अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण करती है और इन्हीं अधिकारियों को हम कह सकते हैं इन्हीं अधिकारियों के सामूहिक रूप को हम कार्यपालिका के रूप में जान सकते हैं या उनको कहते हैं। तो सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहते हैं। तो ये जो अधिकारियों का जो सामूहिक रूप है वो सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का काम करते हैं, यानी उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए इनको कार्यपालिका कहा जाता है। तो इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य साधारणतः कार्यपालिका से ही होता है, यानी सरकार का मतलब ही है कार्यपालिका। अब बच्चों चलिए आगे पढ़ते हैं हम राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बारे में। तो बच्चों, लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो भाग होते हैं। इनमें से जनता द्वारा निश्चित अवधि तक के निर्वाचन लोगों को जो है राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यानी किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे जनता द्वारा चुने गए लोग जो प्रतिनिधि होते हैं, चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो जनता उनको वोट देके अपना मताधिकार के माध्यम से उनको वोट देकर उन्हें प्रतिनिधित्व घोषित करती है, तो वो राजनीतिक कार्यपालिका कह लेते हैं, क्योंकि वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जनता द्वारा निर्वाचित लोगों को हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं।
जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो कि सरकार का हिस्सा होते हैं, जो सरकार के में जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में आते हैं, उनको हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और ये अस्थायी होते हैं। ये जैसे सरकार 5 साल की होती है, 5 साल की अवधि तक सरकार की अवधि होती है, 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, फिर दूसरी लोकसभा होती है, फिर दूसरा चुनाव होता है, फिर दूसरी सरकार बनती है, फिर उसमें जनता द्वारा निर्वाचित लोग आते हैं, फिर तो इसी तरीके से जनता द्वारा निर्वाचित लोगों को, तो उनको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। तो ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। ये निर्वाचन जो ये जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, यही बड़े फैसले करते हैं। और ये राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं वो सरकार की में बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये बड़े फैसले या बड़े निर्णय करते हैं। अब दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब जो ध्यान देना, पिछले अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि जनता द्वारा निर्वाचित लोगों को हम जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, निर्वाचित लोगों के, जनता द्वारा निर्वाचित। और यहाँ पे दूसरी ओर जिन्हें उनको लंबे समय के लिए निर्वाचित किया जाता है, यानी वो लंबा समय की इस अवधि कुछ भी हो सकती है, 5 साल, 6 साल और 7 साल, 8 साल, जो भी लोकतांत्रिक या जो भी उस देश की जो है वो चुनाव की अवधि होगी। तो हमारे देश में जो है, लोकतांत्रिक देश में हमारे जो सरकार की जो अवधि काल है वो आपका 5 साल है, इसलिए उन्हें जनता द्वारा निर्वाचित लोगों को जो है हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए, यानी बहुत लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी अपॉइंट किया जाता है, उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। अब जैसे कि इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को हम सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। तो लोक सेवाएं में काम करने वाले लोगों को इनको सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं, जो IAS का एग्ज़ाम देके या ऊंचे एग्ज़ाम्स को देकर ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाते हैं बच्चों, उनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, यानी नौकरशाह कहते हैं, यानी सिविल सर्वेंट कहते हैं, जो कि लंबे समय तक ये लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। ये एग्जामिनेशन देके, ये परीक्षा पूर्ण करके ये जो है ये सरकार इनको नियुक्त करती है, इनको अपॉइंट करती है, इसलिए ये लंबे समय तक ये नियुक्त होते हैं, जब तक कि रिटायरमेंट की इनकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, तो वो अपने पद पे बने रहते हैं। इसलिए ये स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं या प्रशासनिक सेवा कहलाते हैं, क्योंकि ये इनकी जो अवधि सेवा करने की जो अवधि है, जो नौकरी करने की जो अवधि है, वो स्थायी होती है, स्टेबल होती है। ये लंबे समय तक ये नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इनको सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। और ये सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद भी अपने पदों पे बने रहते हैं, क्योंकि ये स्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी राजनीतिक जो है कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका होती है, क्योंकि वो जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है और एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन ये जो स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक जो होते हैं वो लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और अगर सरकार बदल भी जाती है, 5 साल के बाद अगर सरकार बदलती भी है, सत्ताधारी पार्टी बदलती भी है, तो भी ये अपने पद पे बने रहते हैं, इनका ये नहीं बदलते। और ये अधिकारी जो होते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत जो है कार्यपालिका की तरह काम करते हैं और रोज़मर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता भी करते हैं। अब राजनीतिक कार्यपालिका को हम कह सकते हैं गैर राजनीतिक कार्यपालिका से अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा मंत्री नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली भी होते हैं। ये तो हमको पता ही है बच्चों कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, ये जो है वो स्थायी कार्यपालिका से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, अधिकार इनके ज़्यादा होते हैं। हालांकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हालांकि जो स्थायी कार्यपालिका और प्रशासनिक सेवक जो होते हैं, ये नौकरशाह होते हैं, ये राजनीतिक कार्यपालिका से अधिक शिक्षित होते हैं और उनको उनके विषय की जानकारी भी अधिक होती है। और वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। फिर इसके अलावा जो रक्षा है, उद्योग है, स्वास्थ्य है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है या खान आदि मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें ऐसा होना आम बात है। फिर भी इन मामलों में अंतिम निर्णय लेने का जो फैसला होता है, जो अधिकार होता है, वो मंत्रियों को होता है,
ये बात और है कि मंत्री जो होते हैं, कभी कभी मंत्री ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वो अपने व्यक्तिगत तौर पे या अपने निर्वाचित होकर, जनता से चुने जाने के बाद निर्वाचित होकर वो लोकसभा के सदस्य बनते हैं और मंत्री पद पे नियुक्त होते हैं। ये बात अलग है कि वो अपने पद पे नियुक्त होते हैं और वो शिक्षित कभी नहीं होते हैं। शिक्षित कभी कभी बहुत से ऐसे मंत्री जो शिक्षित नहीं होते हैं लेकिन वो मंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनके पास अधिकार ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो नौकरशाह, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवा होते हैं, वो जो है लोकतंत्र प्रणाली में ज़्यादा शिक्षित होते हैं, ज़्यादा जानकार होते हैं और ज़्यादा जो है उनको उनके अपने विषय के बारे में उनको जानकारी होती है। अब अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लेकिन मंत्रियों को ही होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र में बात है, फिर भी अब क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। अब लोकतंत्र में लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी इच्छाएं हैं, वही सर्वोपरि होती है। मंत्री का चुनाव जनता द्वारा होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। अब वह अपने फैसले के नतीजे के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है एवं मंत्री ही उसे जो उन उद्देश्यों को तय करता है कि उसे जनता के उद्देश्यों को, उसे जनता के इच्छाओं को किस तरह से पूर्ण करना है। क्योंकि मंत्री को जनता चुन कर ले आती है, तो मंत्री जो है जनता के प्रति जवाबदेही होता है और जनता भी उसके प्रति आशा प्रकट करती है, उससे उम्मीद करती है, उससे ये अपेक्षा करती है कि वो उसका प्रतिनिधि जो उस जनता द्वारा निर्वाचित किया गया है, जो लोकसभा का मेंबर है, जो सरकार का एक हिस्सा है, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, उसकी मांगों को मानेगा, उसकी समस्याओं को सुलझाएगा। लेकिन किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का जो विशेषज्ञ होता है होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई शिक्षा मंत्री है तो वो शिक्षा में विशेषज्ञ है या वो बहुत विद्वान है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई खाद्य मंत्री है तो वो खाद के बारे में या खेती के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो। ये हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चूँकि वो मंत्री है, उसके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि अपने मंत्रालयों के मामले में का विशेषज्ञ होने की विशेषज्ञ वो हो सकता है, क्योंकि सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा कि बहुत सारे इश्यूज, ऐसे मुद्दे देश में ऐसे हो जाते हैं कि मंत्री जो है वो विशेषज्ञों की सलाह लेती है। और ये विशेषज्ञ कौन होते हैं? वही IAS, वही सिविल सर्वेंट और नौकरशाह होते हैं जो सरकार के अंडर में काम करते हैं। और सभी विशेषज्ञ अक्सर एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं और वो पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, इसलिए वो ऑप्शन जो है विकल्प पेश करते रहते हैं। इन्हीं विकल्पों में से मंत्री अपने उद्देश्यों के अनुसार निर्णय ले लेता है। अब वास्तव में ऐसा ही हर बड़े संगठन में भी होता है। इनमें से भी वे व्यक्ति जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वो जो है सबसे महत्वपूर्ण फैसले ले लेते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ सिर्फ अपनी राय देते हैं, ऑप्शंस देते हैं, विकल्प देते हैं, उनको राय मशवरा देते हैं, ओपिनियंस और व्यूज़ देते हैं, उनको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन जो मंत्री होता है इन सारे चीज़ों को, इन सारी बातों को, इन सारे विचारों को, उनके दिए गए उपायों को या सलाह को इकट्ठा करके और उनको समझकर तब किसी पर्टिकुलर इशू पर या मुद्दे पर अपना नीतिगत फैसला वो देता है और अंतिम निर्णय मंत्री ही लेता है, उस मंत्री को ही अधिकार होता है। और इस प्रकार लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री जो होता है इसी व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की भूमिका में होते हैं। तो इसी व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की भूमिका में होते हैं, यानी उनका दृष्टिकोण व्यापक क्यों कहा गया है? क्योंकि वो विशेषज्ञों से राय मशवरा लेकर नीतिगत फैसले ले रहे हैं और देश के राजनीतिक मुद्दे जो होते हैं या देश से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उन पर फैसला लेने का अधिकार जो होता है वो सिर्फ मंत्रीगण को ही होता है। तो बच्चों आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में जो है हम दूसरा शीर्षक पढ़ेंगे, वो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो अगले लेक्चर के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, और नॉट अगले लेक्चर के लिए, हमेशा के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। ओके बच्चों, तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, गुड बाय।